अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हम अपने 2 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता, लिंक या रिलेशन, हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आपका लिंक बनाना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक ऑनलाइन पार्सल का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी, ठीक है, वहाँ से एक एम्प्लॉय था, उसने वो पार्सल आपका रिसीव किया कि भाई ठीक है, इस बंदी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है। उसने वो सामान जो था वो फिर लिस्ट जो थी वो उसने आगे एक और एम्प्लॉय को भेजी। उस एम्प्लॉय ने आपका सामान जो है वो कलेक्ट किया। देन उसने जब वो कलेक्ट कर लिया उसने आगे एक और एम्प्लॉय को भेजी, ठीक है, और उसने क्या करा, आपका जो सारा जो मटीरियल था उस पर अपने टैग वगैरह लगाया, बिलिंग का लिस्ट वगैरह लगाया, उसको रजिस्टर किया कि भई अब हमने ये कर दिया है, पास आउट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वो जो आपका पार्सल है, देन आपका वो शिपिंग वाले एम्प्लॉय के पास चला गया, फिर उसने वो शिप करवाया पार्सल आपका, ठीक है, और फिर वो पार्सल आपके तक पहुंचा। तो ये इतने सारे मरहलों से गुजर के आपके पास एक पार्सल आ रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया हो और आपने जिस कंपनी प्लेस किया हो वहाँ पे जो टीम वर्कर्स हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, लिंक नहीं है, तो वो कैसे मतलब काम करेंगे। अगर उनके बीच में लिंक ही नहीं होगा तो एक टीम वर्क नहीं होगा। एक टीम वर्क नहीं होगा तो आपके पास भी चीज़ें पार्सल पहुंचने में मसला होगा ना, टाइम लगेगा या कोई भी इशू आ सकता है। तो इस तरह से जैसे कंपनी में टीम वर्क करके काम किया जाता है, वैसे ही आपकी बॉडी भी जो है वो टीम वर्क करके काम करती है। ठीक है, उनका भी आपस में एक लिंक है। जैसे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के आपस बीच में कोऑर्डिनेशन है, सेम उस तरह आपकी बॉडी के भी ऑर्गन्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गन के साथ लिंक हैं। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में भी ऑर्गन्स जो है वो अपने और रिस्पेक्टिव ऑर्गन के साथ जो है वो लिंक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो नहीं हो सकता, या फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है वो सही से टास्क जो है परफॉर्म नहीं करेगी। ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, फिजिकली भी करने पड़ते हैं, ठीक है, मेंटली भी करने पड़ते हैं, इंटरनली भी आपके अंदर बहुत सारे टास्क हो रहते हैं। तो ये सब काम जो है ना, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। यही चीज़ हमारे यहाँ पे चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है, किस तरह से जो आपके ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से लिंक बना रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हॉट मतलब सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, कि जो है अगर हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो एक जो एक्शन को रिसीव करती है। देन फिर दूसरा जो एम्प्लॉय होता है, समझे आप, एम्प्लॉय समझ लें, वो एक्शन को रिसीव करके किस तरह से पहुंचाता है आगे जाके। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपके पास एक टीम वर्क हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से चेंज होती है खुद ब खुद। गर्मी हो रही है तो उससे पता है कि हमने किस तरह क्लोथ्स पहनना है, किस तरह का फूड इनटेक करना है। तो वो क्या करते हैं कि जैसी कंडीशंस चेंज होती हैं तो आपकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर लेते हैं अंदर से। ठीक है, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब चेंज नहीं हो तो आप ऑब्वियसली आपको ही मसला होगा, आपकी बॉडी का इंटरनली मसला होगा। सो कोऑर्डिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल फंक्शन। राइट, मैंने यही कहा कि आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स मतलब डिफरेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स कि एक तरह काम करते हैं जिससे अब क्या होता है, एक मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि एक बड़ा काम हो रहा है। समझ लो कि छोटे छोटे काम से एक बड़ा काम हो रहा है। लाइक शिपिंग आपके पास पहुँच रही है, अगर हम एम्प्लॉयज़ वाला अगर सिस्टम अगर हम लेते हैं, एम्प्लॉयज़ वाली एग्जाम्पल लेते हैं तो ठीक है। नाउ स्टिमुलस मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल चेंज आ रहा है तो हम उसके कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल अगर गर्मी हो गई तो हम कहेंगे भाई गर्मी हो गई तो हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। राइट, गर्मी हो जाती है तो पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। जब सर्दी होती है तो हम शिवरिंग करना कभी कभार स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या रहता है, स्टिमुलस है। और सबसे पहले स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। रिसेप्टर वाले जो सेल्स होते हैं वो आपके पास स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जो भी एक्शन रिसीव करेगा उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। लाइक आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत दफ़ा जिक्र होगा तो आपने इसको समझ आ ही जाएगी जब तक आराम से। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आइज़ आर फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू लाइट। अगर आपने देखा हो कि आपकी आँख में डायरेक्ट कोई लाइट फेंकेगा तो खुद ब खुद आपकी आँख जो है वो बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपके पास जो है वो स्टिमुलस समझो एक हुआ कि भाई नॉर्मल आप लाइट में देख रहे हो, देन अचानक से आपकी आँख में लाइट पड़ी तो आपने क्या करा, अपनी आँखें बंद कर ली। राइट, वो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया। नॉर्मल पहले आप लाइट देख रहे थे, अब डायरेक्ट आँख में रोशनी पड़ रही है। तो चेंज आने की वजह से क्या हुआ, आपके रिसेप्टर्स ने एक्ट करा, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया और ब्रेन्स ने आपकी ऐसे इफेक्टर्स भेजे जिसने आपकी आंखें जो है बंद करवा दी, या उसने आपके इफेक्टर्स के थ्रू मैसेज भेजा कि भाई आंखें क्लोज करवा दो ताकि आंखों में कोई इफेक्ट न पड़े। नाउ सेकंड एग्जांपल इज एयर्स आर साउंड रिसेप्टर्स। एयर्स हमारे साउंड रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, वो सबसे पहले आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं, फिर हम ब्रेन तक मैसेज जाता है, फिर ब्रेन बताता है किसकी आवाज़ है या क्या है, जो भी
मामला होता है, फिर उसका ब्रेन से होता है। नोज इज़ अ कीमो रिसेप्टर, नाक जो है वो कीमो रिसेप्टर है फॉर गैसेज एंड टंग, फॉर गैसेज, ठीक है, गैसेज के लिए वो एक कीमो रिसेप्टर है, केमिकल रिसेप्टर है, राइट। एंड टंग इज़ अ कीमो रिसेप्टर फॉर सॉलिड और लिक्विड्स। और टंग किस यानी कि ज़बान जो है वो आपके पास कीमो रिसेप्टर है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नोज़ के थ्रू क्या गैस इनटेक करते हैं ना, ऑक्सीजन वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे होते हैं, लेकिन टंग के थ्रू हम सॉलिड और लिक्विड एक्सेल और इनहेल कर रहे होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये बात हुई। ना स्टिमुलस हमने पढ़ लिया, चेंज इन एनवायरनमेंट है, ये एग्जाम्पल भी दी हुई वही हॉट सब्सटेंस वाली जो ऊपर आपको दी हुई थी, ठीक है, ये वही है। नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्स, से मैं आपको इफेक्टर्स बताया था कि इफेक्टर्स क्या होता है, इफेक्टर्स रिस्पॉन्स को ही बोलते हैं। और इफेक्टर्स कोई भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस आया यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट आया, रिसेप्टर्स को पता चला, रिसेप्टर्स ने देखा कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उससे फिर क्या करा, आपके पास मैसेज पहुँचाया कहाँ तक, मॉड्यूलेटर तक। मॉड्यूलेटर मतलब ब्रेन तक पहुँचाया, आप उसको ब्रेन ले सकते हो, ठीक है। देन क्या हुआ, देन ब्रेन ने आपको मैसेज पहुँचाया इफेक्टर को कि भाई जाके आप ये वाला काम जो है तुम कहो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आँख बंद वाला लेते हैं तो ब्रेन जो आपका हो गया उसने मैसेज पहुँचाया, ठीक है, नर्व्स के थ्रू। तो नर्व्स क्या हो गई, इफेक्टर। देन नर्व्स ने जाके रिस्पॉन्स में क्या करा, आँखें जो है वो बंद करवा दी, ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या कराई, आंखें बंद करवा दी। और इस तरह से क्या हुआ, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होता है, जो कि आपके जो भी बॉडी में ख़राबी आई हुई होती है या कोई प्रॉब्लम आई हुई थी तो उसको चलाने के लिए जो एक मैकेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये ऑलरेडी हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, कितनी तरह की कोऑर्डिनेशन हमारे पास होती हैं। नंबर 1 इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 2 इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं, ठीक है, ताकि अगर इन दोनों के बीच देखो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटरेक्शन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी जो है सही से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। कंपनी में ऐसा नहीं कि अगर कोई बॉस है तो उसका बिल्कुल अभी नीचे वाले एम्प्लॉय के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली होगा ही ना। तो इसलिए हर चीज़ का आपके पास जो है बॉडी में भी सेम ऐसा ही है, कि हर चीज़ से आपके पास ताल्लुक होता ही है, चाहे डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली भी ज़रूर होता है। तो नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, इट टेक प्लेस by releasing specific signaling molecules such as hormones by special cells or glands. These molecules are released to stimulate or inhibit other cells or tissues of the body. The target cells must have receptors molecules, receiving molecules for signaling molecules. हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जगहों पे कुछ तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं या कुछ सेल ऐसे मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स का काम ये होता है कि उन्होंने जो होता है ना आपके पास कोई ना कोई सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवानी होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम पे करवानी होती हैं, सही है। स्पेसिफिक टाइम पे हार्मोन्स ने कोई ना कोई सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना होता है, जिस सिक्रीशन का काम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है उसको या तो वो स्टिमुलेट करवाता है, कोई ऑर्गन में कोई चीज़ है उसको स्टिमुलेट करवानी होती है, ठीक है, या कोई ऑर्गन में कोई काम हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट करवाना होता है या उसको इनहिबिट कराना होता है। स्टिमुलेट का मतलब उसको इंक्रीज़ करवाना होता है यानी उससे काम बढ़ाना होता है, या इनहिबिट करना होता है यानी ख़त्म करना होता है उसको या रोकना होता है उसको, ठीक है। तो ये काम होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का यानी हार्मोन्स का ये काम होता है। नाउ द टारगेट सेल मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब जिस चीज़ पे आपका हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर आपके पास क्या होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो नेक के अंदर एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अगर वो कोई सिक्रीशन निकाल रहा है, वो सिक्रीशन जो है फॉर एग्जांपल आपके जो है एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये नहीं कि बिल्कुल सही एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो है आपके पास वो आपके लिवर पे एक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल। हाँ, तो अगर आपके लिवर में कोई काम हो रहा है तो उस पर अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स नहीं मौजूद होंगे लिवर पे, तो जब सिक्रीशंस रिलीज़ होंगी तो वो सिक्रीशन के एक्शन को रिसीव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सिक्रीशन रिलीज़ हो रही है तो सिक्रीशन के एक्शन को रिसीव नहीं कर पाएंगी, वो उसकी बात को नहीं समझ पाएंगी कि क्या किस लिए आ रहा है, ये स्टिमुलेट करवाने के लिए आ रहा है या इनहिबिट कराने के लिए आ रहा है। तो उस चीज़ पे यानी कि उस ऑर्गन पे आपके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी होना ज़रूरी है। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ हेल्पफुल इन लोअर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट बिकॉज ऑफ देयर सिंपल बॉडी, प्लांट्स एंड स्मॉल साइज, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो कोऑर्डिनेशन है ना आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ होती है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं या छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सिमिलर होती है, मतलब सिंपल होती है, जिनमें ज़्यादा मतलब यूनिसेलुलर हम ले सकते हैं, या कोई बहुत पुराने मतलब आई मीन जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं
आर्थ्रोपोड्स वगैरह हो गए, तो उनमें आपके पास ये जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम होती है, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी स्लो होती है, राइट। हम अपनी जो हमारी जो बॉडी बहुत ज़्यादा एडवांस है, राइट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम कह सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेट है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी लो वर्क करती है। तो अगर समझे, अगर हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा हुआ है, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैसेज जाएगा, तो थोड़ी देर में जाएगा ना, वो आराम से जाएगा। अब जब तक कि हमारा हाथ गर्म हाथ पर तो ये वाले और जल्दी आया है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा क्विक होता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल के ज़रिए होता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जबकि जो है वह केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, सही है। तो वो आपके पास जो है वो हेल्पफुल कहाँ होता है? स्मॉलर साइज बॉडीज़ में या सिंपल बॉडीज़ के अंदर इस तरह से हेल्पफुल होता है। एडवांस टाइप है, ठीक है, एग्जिबिट बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स which is a consequence of special designed cells, neurons. The neurons upon stimulation generate electrochemical signals since the signal is in electric form, so it's very rapid. अच्छा, नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके पास क्या, किस तरह से वो मैसेज पहुंचाता है या वो मैसेज कलेक्ट करता है, किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। हमने किडनी में क्या पढ़ा था? नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन में बहुत फ़र्क है। सो प्लीज़ मैंने आपको पहले भी समझाया था, नेफ्रॉन्स जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, जबकि न्यूरॉन जो है वो एक सिंगल सेल है, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो सिंगल सेल है और नेफ्रॉन बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जबकि जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का ही फंक्शनल यूनिट है। सो आपने ये बात याद रखनी है। और न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू में जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू नहीं जाता ब्रेन के पास मैसेज, नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपके पास जब ब्रेन के पास मैसेज जाता है तो वो नर्व्स के थ्रू वापस भी आता है, गर्म चीज़ से वो हाथ हटवाता है। तो यस, ये वाला सीन जो है आपके पास वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ इनके बीच में डिफ्रेंशिएट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके पास क्या एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं। और आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स काम करते हैं, जिन्हें हम स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स भी कह रहे हैं या स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल, ये आपको पता है, अभी हमने पढ़ के आए। और इसमें क्या होता है, प्योरली केमिकल होता है। रैपिड इन एक्शन, बहुत तेज़ी काम करता है। स्लोअर इन एक्शन, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया क्यों स्लोअर काम करता है, क्यों रैपिड काम करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप प्योरली केमिकल यानी कि ईजी आराम से काम कर रहे होते हो। रिस्पॉन्स है शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब जैसे ही आपने मैसेज पहुंचाया, गर्म चीज़ हाथ हटा, उसने हाथ हटा दिया, बस खत्म। इसके बाद कोई रिस्पॉन्स, इसके बाद बस कोई आपकी बॉडी पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है इसका रिस्पॉन्स ज़रा लॉन्गर होता है, थोड़ी देर तक रहता है। अब वो कैसे रहता है, जब वो देखेंगे ना आगे कि कहाँ कहाँ वो चीज़ें एक्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं, तो हम खुद समझ जाएंगे कि वो क्यों लॉन्गर रहता है, ठीक है, और इसकी वजह क्या है लॉन्गर रहने की। नाउ एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ी एडवांस है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल है, ठीक है। ये प्रिमिटिव है यानी थोड़ी पुरानी है। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है, ये आपके पास जो है ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है यानी कि आपके पास जो वो कह सकते हैं कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के लिए है। नाउ ये है रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये आपके पास हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन कहाँ ज़्यादातर इफेक्टिव होती है आपके पास शॉर्ट वाले एनिमल्स के अंदर या स्मॉल एनिमल्स के अंदर, सिंपल एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर आपके पास ये इफेक्टिव होती है। इन्वॉल्व्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी बॉडी अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूरॉन का तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर मैं समझाऊँ तो वो समझ धागे होते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर धागे होते हैं जो कि एक्शन को रिसीव करते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर सबसे पहले जो एक्शन रिसीव होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, देन वो न्यूरॉन्स के पास पहुँचता है न्यूरॉन के न्यूक्लियस के पास, देन आपके पास जो है वो सब काम होता है।